आज की कहानी मुंबई के उड़ान की है। उड़ान में 20 साल की एक लड़की रहा करती थी और इस लड़की का नाम था यशरी शिंदे। पढ़ाई में काफ़ी अच्छी बीकॉम भी कर रखी थी और फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करने लगी। घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन 25 जुलाई 2024 की सुबह यशरी अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने दोस्त से मिलने निकलती है और फैमिली को ये बताकर जाती है कि वो शाम को जल्दी आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता और उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं और उसको ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि घर से कहीं दूर किसी जगह पर उनकी बेटी उसकी आखिरी सांसें गिन रही है। पर क्या दुश्मनी थी किसी की एक 20 साल की लड़की से? सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नवीन एंड टुडे आवर केस स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड यशरी शिंदे। 25 जुलाई 2024 इस तारीख की रात सुरेंद्र कुमार नाम का एक शख्स अपनी 20 साल की बेटी यशरी शिंदे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने पूरन पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो बताता है कि उसकी बेटी बेलापुर में एक प्राइवेट कंपनी में डाटा एनालिसिस की जॉब करती है। हर रोज की तरह आज भी वो घर से जॉब के लिए निकली थी, लेकिन वो आज हाफ डे लेकर घर पे वापस आ गई और दोपहर को अपने दोस्तों से मिलने का बोलकर घर से बाहर निकली। लेकिन देर रात जब वो घर वापस नहीं लौटी तो हमने चिंता में उसे कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उन्होंने उसके दोस्तों को भी कॉल कर पूछा, लेकिन किसी को भी यशरी के बारे में कुछ पता नहीं था। मुंबई का मामला, 20 साल की लड़की, कुछ गलत ना हो जाए तो पुलिस भी मामले की सीरियसनेस को देखते हुए मुस्तैदी दिखाती है और फौरन अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अब तक पुलिस को यशरी की कोई भी खबर नहीं लगी थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे माँ बाप का डर भी बढ़ रहा था। तभी रात 2:20 पर उरन पुलिस स्टेशन के फ़ोन पर घंटी बजती है और फ़ोन पर एक शख्स बताता है कि कोटनाका के एक सुनसान जंगल में एक पेट्रोल पंप के पास खून से सनी हुई लड़की की लाश पड़ी हुई है, जिसको जानवर नोच रहे हैं। पुलिस फौरन उधर पहुंचती है और देखती है कि कूड़े के एक ढेर पर एक लाश पड़ी हुई है और लाश की हालत ऐसी है कि अच्छे अच्छों की भी चीखें निकल जाएं। लाश की पूरी बॉडी पर तेजधार चाकू के कट्स के निशान थे और चेहरे को किसी भारी चीज से कुचला गया था ताकि लाश की शिनाख्त ना हो सके। पुलिस बिना वक्त गवाए फौरन लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज देती है। चेहरा कुचले जाने की वजह से ये कंफर्म नहीं था कि ये यशरी की बॉडी है, इसलिए उसके माता पिता को बॉडी की शिनाख्त करने के लिए हॉस्पिटल बुलाया जाता है। डरे सहमे माँ बाप ये मिन्नत करते हुए हॉस्पिटल पहुँचते हैं कि वो उनकी बेटी ना हो, लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। डेड बॉडी पर लगे कपड़े और कुछ एसेसरीज को देखकर ये कंफर्म हो गया कि वो यशरी की लाश है। सोचकर ही घबराहट होती है कि एक माँ बाप के सीने पर क्या बीतती होगी जब वो अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखते होंगे, जब वो ये सोचते होंगे कि उनका बच्चा उसके आखिरी वक्त में कितने दर्द में होगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यशरी के माँ बाप को जिंदगी भर का यही दुख दे गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यशरी की बॉडी, इनफैक्ट उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी कई बार वार किया गया था और मारने के बाद कातिल ने उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया। अगर हम क्रिमिनल साइकोलॉजी को देखें तो कातिल ने कत्ल को कैसे अंजाम दिया है ये उसके मेंटल स्टेट को दिखाता है और इस केस को देखकर ये साफ था कि कातिल कत्ल करते वक्त बहुत ही गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में था। और ऐसा तभी होता है जब क्रिमिनल और विक्टिम का कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन हो। और प्राइवेट पार्ट्स पर किया हमला ये दिखाता है कि क्रिमिनल विक्टिम पर कंट्रोल, डिह्यूमनाइजेशन, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, इन सिंपल वर्ड्स उसको उसकी गलती के लिए सज़ा देना चाहता है। इसलिए पुलिस के सामने सबसे पहले ये सवाल था कि आखिर किसको यशरी से इतनी ज़्यादा नफरत थी जो उसको इतनी बेरहमी से मार डाला। इसलिए पुलिस उसके पेरेंट्स से पूछताछ करती है कि क्या उनकी या उनकी बेटी की किसी से दुश्मनी थी। तो उसके पेरेंट्स बताते हैं कि साल 2019 में उनके इलाके का एक लड़का जो एक बस कंडक्टर था, वो यशरी को स्कूल जाते वक्त परेशान करता था और उस लड़के का नाम था दाऊद शेख। उस टाइम पर यशरी नाबालिग थी। तो 2019 में उसके पिता ने पुलिस में ये कंप्लेन की कि दाऊद उनकी बेटी को परेशान करता है और उसका शोषण भी किया है। तो पुलिस ने उसको पोस्को एक्ट के तहत जेल में डाल दिया और बस इसके अलावा उनकी किसी और से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। अब पुलिस यशरी के कॉल रिकॉर्ड्स और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरास की डिटेल्स निकलवाती है। साथ ही पुलिस को ये भी पता चलता है कि दाऊद महीने बाद ही जेल से बेल पर बाहर आ गया था।
लेकिन यश्री के पेरेंट्स को इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी। 2019 के बाद उन्होंने उसको कभी भी नहीं देखा। तभी पुलिस को सीसीटीवी कैमरास में ये दिखता है कि 25 जुलाई की दोपहर यश्री किसी से फ़ोन पर बात करते हुए जा रही थी और 8 मिनट बाद ही एक और शख्स यश्री के पीछे पीछे जाता है। और पुलिस ने जब अच्छे से तहकीकात की तो पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि दाऊद शेख है। अब पुलिस यश्री के दोस्तों से भी पूछताछ करती है तो पुलिस को पता चलता है कि 24 जुलाई को यश्री ने अपनी एक दोस्त के पास कॉल किया था, जिसमें वो बताती है कि वो एक लड़के से मिलने जा रही है, लेकिन वो उससे मिलना नहीं चाहती और उसको डर भी लग रहा है, लेकिन मिलना ज़रूरी है। उसकी दोस्त ने उसको ये भी कहा कि वो भी उसके साथ चल सकती है, लेकिन यश्री ने मना कर दिया। अब जब पुलिस ने यश्री की कॉल डिटेल्स देखी तो उनके सामने एक नई कहानी आई। कॉल डिटेल्स में ऐसे 2 नाम सामने आए जिनकी यश्री से सबसे ज़्यादा बात हुई थी। इनमें से एक नंबर तो दाऊद शेख का था, लेकिन दूसरा मोहसिन नाम के किसी शख्स का था। पुलिस फौरन मोहसिन को उठा लेती है और अपनी पुलिसिया रवैये से उससे पूछताछ शुरू करती है। तब मोहसिन बताता है कि वो और दाऊद दोस्त हैं। जब यश्री झगड़ा होने पर दाऊद का नंबर ब्लॉक कर देती थी तो दाऊद मोहसिन के फ़ोन से उसको कॉल करता था और इसी वजह से मोहसिन का नंबर भी कॉल रिकॉर्ड्स में आ गया। अब इस केस का प्राइम सस्पेक्ट बस दाऊद शेख था। इसके बाद पुलिस 8 टीम्स बनाकर दाऊद की खोज शुरू कर देती है। मोहसिन से पुलिस को ये भी पता चला था कि दाऊद बाय ट्रेन उरान से CBD बेलापुर गया और फिर वहां से पनवेल निकल गया। पनवेल पहुंचने के बाद उसने अपने दोस्त से पैसे मंगवाए और वहां से बाय बस कर्नाटका के गुलबर्ग में अपनी दादी के पास चला गया। वो कुछ दिन अपनी दादी के पास रुका और फिर वहां से भी निकल गया, क्योंकि वो जानता था कि पुलिस उसको उसके फ़ोन से ट्रैक कर सकती है। इसलिए उसने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ करके अपनी दादी के पास ही छोड़ दिया। लेकिन किसी इन्फॉर्मर की हेल्प से पुलिस ने दाऊद को ट्रैक डाउन कर लिया। दाऊद अपने गांव के पास पहाड़ों में कहीं कहीं भटक रहा था ताकि पुलिस उसको पकड़ ना पाए। लेकिन 30 जुलाई 2024 को पुलिस दाऊद को पकड़ लेती है। यश्री हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपी दाऊद को गिरफ्तार कर लिया और दाऊद ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने कुछ खुलासे किए। 2019 में दाऊद का जेल से बाहर आने के बाद एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते वो बेड रेस्ट पर रहा और रिकवर होने के बाद कर्नाटका चला गया। दाऊद ने पुलिस को ये भी बताया कि यश्री और वो एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते थे और जेल से निकलने के बाद दोनों आपस में बातें भी करते थे और कॉल डिटेल्स देखने के बाद ये बात सच साबित हुई। इनफैक्ट यश्री के चेस्ट पर दाऊद के नाम का टैटू भी था। फिर दाऊद ने पुलिस को ये भी बताया कि वो यश्री से शादी करके उसको कर्नाटका ले जाना चाहता था, लेकिन यश्री ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन यश्री के इनकार करने के बाद भी दाऊद उस पर शादी का प्रेशर बनाता है। दाऊद के हिसाब से ये दोनों 23 और 24 जुलाई को भी मिले थे, लेकिन यश्री ने परेशान होकर दाऊद को मिलने से मना कर दिया। लेकिन यश्री की कुछ ऐसी प्राइवेट फ़ोटोज़ थी जो दाऊद के पास थी और उन्हीं फ़ोटोज़ को लीक करने की धमकी देकर वो यश्री को डराने लगा। इनफैक्ट उसने 24 जुलाई को उसकी प्राइवेट फ़ोटोज़ फेसबुक पर अपलोड कर डिलीट भी कर दी थी और इसी वजह से 25 जुलाई को यश्री ना चाहते हुए भी दाऊद से मिलने चली जाती है। एज़ यूजुअल किसी टॉपिक को लेकर दोनों में लड़ाई हो गई और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दाऊद ने गुस्से में चाकू से लगातार उस पर हमला कर दिया। देखा जाए तो वो पहले से ही यश्री को मारने का मन बनाकर आया हुआ था, इसीलिए उसके पास 2 चाकू भी थे। हैवानियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने उसके प्राइवेट पार्ट्स तक को भी नहीं छोड़ा और मारने के बाद पत्थर से उसका सिर कुचलकर वहां से भाग गया। फिलहाल अभी दाऊद पुलिस की कस्टडी में है। लोग इस केस को निर्भया रेप केस से भी जोड़ रहे हैं, लेकिन आगे का फैसला आना अभी बाकी है। पर इस केस पे कुछ सवाल जरूर उठते हैं, क्योंकि 20 जुलाई को कोर्ट ने दाऊद पर हियरिंग में ना आने की वजह से नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया था। तो पुलिस ने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो आज यश्री जिंदा होती। और दूसरी बात ये कि यश्री दाऊद से इतनी देर से बात कर रही थी, ये उसके माँ बाप को पता कैसे नहीं लगा? या तो माँ बाप बहुत बोले हैं या फिर बच्चे हद से ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। खैर, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। मिलते हैं अगली वीडियो में।